वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आरएस मुख्य परीक्षा की जितनी भी कॉपीज़ है उस कॉपी में कोई डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखा जा रहा है या डिफरेंट एस्पेक्ट से मार्किंग की जा रही है। तो ये सारे पैटर्न्स मैं आपको अलग अलग कॉपीज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं बहुत सारी कॉपीज़ देख रहा हूँ और बहुत सारी कॉपीज़ अवेलेबल है। उसमें सारे क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं मैं, कुछ विशेष सवाल है ताकि एस्पिरेंट्स को समझ आ सके कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में किस तरह से हम आंसर करते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आधा नंबर ही क्यों मिल पाता है या 1 नंबर क्यों मिल पाता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसमें किस तरह से मार्किंग होती है, क्या 5 में से 5 नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर ही क्यों मिलते हैं, 5 में से 1 ही मार्क्स क्यों मिलता है, किस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो ये शॉर्ट वीडियोस होंगे, 5-5 10-10 मिनट के वीडियोस होंगे, ताकि देखो पूरी कॉपीज़ को मैं अपलोड नहीं करना चाहता। पूरी कॉपीज़ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअल मार्किंग पैटर्न क्या होता है, या एक्चुअल हम कितना कैसा लिखते हैं, या हमारी राइटिंग जो हमारा लेखन है वो सुलेखन भी इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला वीडियो है, देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, राजस्थान में पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सबको पता है कि पूनम क्षेत्र जो है वो जो सांचौर जालोर सांचौर बेसिन है वहाँ पे स्थित है ना, ठीक है। लेकिन इसने जो ये कॉपी आपके सामने है उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र, मतलब ये तो इन्होंने गलत लिख दिया, ठीक है। जहाँ सौर ऊर्जा के साथ साथ खनिज पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम केवल एक जगह इन्होंने पेट्रोलियम लिखा है, क्योंकि ये जो पूनम क्षेत्र है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, इसलिए इन्हें आधा नंबर भी मिला है। इसका मतलब ये होता है कि आंसर अगर थोड़ा भी मैच हो रहा है तो आपको आधा से 1 नंबर मिल सकता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जो याद आ रहा है आप लिख दीजिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आधा नंबर मिला है तो ये भी कहीं ना कहीं मार्क्स को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध व जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं अन्य 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया कि 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखने जो जैन या बौद्ध धर्म के अलावा होने चाहिए। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है कि भारत में अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय चारवाक मत पर आधारित, फिर शायद ग्रंथ लिखा है रामानंद संप्रदाय निर्गुण, ये लिखा है। अब इसमें काम की केवल एक चीज मिली है, चारवाक मत, ठीक है। तो 2 में से 1 लिख दिया है, इन्हें 1 नंबर मिला है, ठीक है। बाकी भली कुछ भी लिखा तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नंबर दिया ही नहीं है, चारवाक मत यहाँ लिखा हुआ है तो 1 नंबर मिला है। इससे आप समझिए कि आप किसी भी फ्रेम में क्वेश्चन आंसर को करते हैं और उसमें कोई एक भी पॉइंट्स, 2 में से कोई 1 पॉइंट्स भी मिल रहा है तो आपको 1 नंबर 2 में से मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाथ द्वारा चित्र शैली की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2 ही पूछी है। मेरा यह मानना है कि अगर 2 पूछी जा रही है तो आप 2 ही लिखिए। अगर आपको स्पेसिफिक आंसर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर 3 4 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए पहला लिखा है कि चित्रों में पिछवाई की प्रधानता, और पिछवाई को समझाया भी है कपड़े पर कृष्ण के चित्र, सही भी है। दूसरा, केले व कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता, सही है। पुष्टि मार्ग द्वारा नाथ द्वारा में चित्रशैली को बढ़ावा, कृष्ण भक्ति की छाप, राधा कृष्ण चित्र। अब इन्हें 2 में से 2 नंबर मिले हैं। इसमें स्पेसिफिकली इन्हें ये आंसर आ रहा था, तो इस कंडीशन में हमें केवल 2 ही पूछे हैं तो 2 ही लिखने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 2 पूछे हैं 2 एकदम सही है तो हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, जयपुर के प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था।
अब इन्होंने क्या लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्पष्ट रूप से पहली ही पंक्ति में इन्होंने ये बता दिया है कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज है। इससे एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को ये लग जाता है कि इसे पता है कि पूरा घटनाक्रम क्या था। फिर इन्होंने लिखा है कि जेंटलमैन समझौते का वर्णन इन्होंने किया है मिर्जा इस्माइल द्वारा। इस प्रकार रियासत को भारत छोड़ो आंदोलन में समझौते के परिणाम स्वरूप भाग नहीं लेना था। कर्पूर चंद पाठ ने ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे हैं। मेरा ये मानना है कि लिखने भी चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट। इससे क्या होता है कि अगले क्वेश्चन, जो अगला जो आंसर आपने लिखा है उसमें आपके मार्क बढ़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कॉपीज मैंने देखी है जिसमें ये है कि आप स्टार्टिंग के कुछ अच्छे आंसर लिख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले आंसर्स पे पड़ता है और अगली मार्किंग पैटर्न पे पड़ता है। क्लियर? तो इन्हें 2 में से 2 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया देखिए, किस प्रकार 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। अब इसमें इन्होंने ठीक लिखा है लेकिन फिर भी इन्हें 1 नंबर ही मिला है। अब देखिए लिखा क्या, देखते हैं कि 1857 का विद्रोह हालांकि सफलीभूत नहीं हो पाया किंतु इसने भारतीय जनमानस को शोषण के प्रति जागरूक किया। बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता इस समय की प्रमुख विशेषता रही। इसके बाद एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, 3 पॉइंट्स हो गए। दूसरी तरफ भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, सही है, और तुष्टीकरण युक्त शासन प्रारंभ हो गया था। अब ये 5 पॉइंट्स इन्होंने अगर पॉइंट्स फ्रेम में लिख दिए होते तो हो सकता था इन्हें 2.5 से 3 नंबर मिल जाते। तो इससे एक चीज ये भी समझ आती है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें पॉइंट्स फ्रेम में आंसर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इन्हें 5 में से केवल 1 नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति की समृद्ध परंपरा थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मध्यकालीन भारत में धार्मिक आडंबरों के व्यापन के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन सामने आया। सुधारों की बुनियाद में निर्गुण भक्ति में अवतारवाद रहित, पुनर्जन्म रहित, पाखंड रहित भक्ति पर बल दिया गया। कबीर, दादू इसके प्रमुख पक्षधर थे। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण संपूर्ण था। इस तरह से लिखा है, इन्हें 2 नंबर मिले हैं। मतलब आपको आंसर आप कैसे भी लिखें, एक बार आंसर आप लिख दीजिए, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, भले कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप लिख दीजिए। जो आपको मन में आ रहा है थोड़ा सा उसे उस क्वेश्चन से जोड़िए, कुछ डिफरेंट कर लीजिए, कुछ अलग तकनीक अपना लीजिए। जैसे इस बार राज सिंह शैली के बारे में पूछा गया तो मुझे आ नहीं रहा था ये, लेकिन ये पता था कि ये पल्लवकालीन शैली है, तो मैंने भारत का मैप बना दिया, उसमें पल्लवों का जो क्षेत्र है वो दर्शा दिया। तो और कुछ जो दक्षिण भारत के मंदिर है उनकी विशेषताएं मैंने याद करने की कोशिश की और वो 5-6 विशेषताएं लिख दी। अब हो सकता है इसमें से 1.5-2 नंबर मिल भी जाए। इस तरह से हमें कुछ डिफरेंट चीजें करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसमें दुर्ग स्थापत्य की विशेषताएं पूछी गई है। क्लियर? अब आंसर देखते हैं कि राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य वैविध्य युक्त है। यहां सभी प्रकार के दुर्ग मिलते हैं, दानवन दुर्ग, सोनार, भटनेर। जल दुर्ग का उदाहरण भी दिया है, गागरोन, गिरिदुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग गिरिदुर्ग होने के साथ साथ वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। राजाओं द्वारा वैभव प्रदर्शन के साथ साथ प्रजा व राजा की सुरक्षा इन दुर्गों के निर्माणोद्देश्य थे। देखो इन्होंने जो पूछा गया है उससे इतर चीजें लिखी है ना। जो पूछा गया है, इन्हें विशेषताएं पूछी है तो पॉइंट्स फॉर्म में इन्हें विशेषताएं लिखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कुछ दुर्गों का वर्णन कर दिया है, फिर भी इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले। आप देखिए फिर भी इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले, तो आप मार्किंग पैटर्न को समझिए। इस तरह से ये वीडियो पूरा हुआ। अब ये सीरीज चलती रहेगी। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है, इसका मार्किंग पैटर्न क्या रहता है, हम किस तरह से आंसर लिखते हैं, तो कितने नंबर हमको मिलते हैं,
इसकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये है सेकंड वीडियो। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, मतलब RS 2018 में। अब इस बंदे ने क्या आंसर किया, देखिए इन्होंने लिखा है कि संविधान के इस अनुच्छेद को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण ये अधिकार व्यक्ति को हमेशा अस्तित्व में व्यक्ति को हमेशा अस्तित्व में रहता है। समय समय पर इसका विस्तार किया जाकर इसे पुष्ट किया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार आदि। अब देखिए इन्होंने बहुत कम चीज़ें लिखी है। इसमें कई वाद का उल्लेख करना था जो नहीं किया गया है। मैंने ऐसी कई कॉपीज़ देखी है जिनमें कई लोगों ने 5 वाद, जिन्होंने 5 वाद लिखे हैं उनको 5 नंबर भी मिले हैं, जिन्होंने 4 लिखे हैं उनको 4 नंबर मिले। अब इस बंदे ने एक भी वाद नहीं लिखा है, फिर भी इनको 2.5 नंबर मिले हैं। तो ये भी एक मार्किंग पैटर्न है। कभी कभी आपको ऐसे भी नंबर मिल जाते हैं। 5 में से 2.5 नंबर मिलना बहुत अच्छी बात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। अब इस बंदे ने क्या लिखा, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कमियां क्या है? छोटे राज्यों के मतों का मूल्य कम होना, बड़े राज्यों का दबदबा, प्रथम वरीयता से निर्वाचित न होने पर द्वितीय वरीयता को अपनाने की लंबी प्रक्रिया। अब बहुत ही सिंपल से रीज़न इन्होंने बताए हैं, सिंपल सी कमियां बताई हैं, फिर भी 5 में से 2 नंबर इनको मिले हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलेटेड भी आप मैटर लिखते हैं, अपने आंसर में उसे डालते हैं, तो आपको नंबर मिलते हैं। 2 नंबर, 5 में से 2 नंबर कोई बुरे नंबर नहीं है, 2 नंबर भी मिलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब नंबर मिले हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा तो उसको 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन 2 नंबर भी खराब नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इस बंदे को 5 में से 3 नंबर मिले हैं। बहुत सारे लोगों को 5 में से 0 नंबर, आधा नंबर, 0 नंबर, आधा नंबर ऐसे मिले हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसमें। राजस्थान की राजनीतिक जननांकिकी, मतलब पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में क्वेश्चन था। अब इन्होंने क्या लिखा, देखिए राज्य में राजनीतिक जननांकिकी के तहत हाल ही में संपन्न 15वीं विधानसभा तथा 17वीं लोकसभा चुनावों में स्थिति निम्न थी। क्या लिखा है इन्होंने? 15वीं विधानसभा और 17वीं लोकसभा के बारे में इन्होंने बताया। 15वीं विधानसभा मतदाता 4.76 करोड़, वोट प्रतिशत 74.69%, कुल सीट 200, इसमें SC के लिए 34, ST के लिए 25 रिजर्व है। कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 73, निर्दलीय को 13, महिला सदस्य 24 जो कि 12% है। प्रमुख दल कौन कौन से? कांग्रेस, बीजेपी, साम्यवादी पार्टी, BTP, RLTP, BSP। सर्वाधिक मतदान पोखरण 87%। बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी, बहुत सारे फैक्ट इसमें यूज़ किए इन्होंने। फिर 17वीं लोकसभा के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि 2 चरणों में मतदान हुए, 19 अप्रैल और 6 मई, मतलब राजस्थान में। मतदाता 4.88 करोड़, वोट प्रतिशत 66.07%, कुल सीट 25, SC 4, ST 3, बीजेपी 24 सीट्स, RLTP 1, NDA 25, महिला सदस्य 3, प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी, BSP, RLTP। सर्वाधिक मतदान श्री गंगानगर। अब इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है और बहुत सारा मैटर इन्होंने इसमें यूज़ किया है, तो इनको 5 में से 3 नंबर मिले। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब देखो इसमें इन्होंने एक मैप भी बनाया है और इन्होंने क्या लिखा, देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया चीन द्वारा दक्षिण चीन पर किए जा रहे अपने दावे को लेकर भारत तथा अमेरिका द्वारा मालाबार तथा रिमपैक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन, क्वाड की स्थापना, अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा सहयोगी का दर्जा देना, LAMDA समझौता करना शामिल, जिसमें चीन को काउंटर किया जा सके। इस जवाब में चीन ने मोतियों की माला योजना BRI प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो इनको जो याद आ रहा था, अमेरिका, इंडिया
और चीन के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड की है। अब इसका फ़ायदा क्या मिला इनको, 5 में से 3 नंबर मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर है, 60% मार्क्स है, तो बहुत अच्छे होते हैं 5 में से 3 नंबर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें जो चीज़ें आपको याद है वो सारी उसमें ऐड कर दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था, हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको मैंने इस स्क्रीन पे क्यों रखा है, इसका एक रीज़न है। पहले इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, देखिए, समय व गति का अध्ययन, अपवाद का सिद्धांत, मानसिक क्रांति, अधिकतम उत्पादन। फिर इसको इन्होंने कट किया, उसके बाद POCC लिखा, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, आदेश, 2 में से 2 नंबर। अब ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी आंसर में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ गलत चीज़ें लिख देते हो, फिर उसको काटते हो, उसके बाद सही चीज़ें लिखते हो, तो भी पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, इसका ये मतलब हुआ है। तो कई बंदे 2021 में कुछ ऐसी चीज़ें करके आए हो, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी चीज़ें बाद में याद आती है आपको, सही चीज़ें बाद में याद आती है, तो भी आप लिख दीजिए, पुरानी गलत चीज़ें उसको काट दीजिए और नई अच्छी चीज़ लिख दीजिए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। क्लियर? अब ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख के मध्य क्या अंतर है। अब किस तरह से इन्होंने लिखा है, इन्होंने पहले प्रतिषेध को समझाया है, उसके बाद परमादेश को समझाया है, और रीट क्षेत्राधिकार भी लिख दिया है। देखिए, SC अनुच्छेद 32 और हाईकोर्ट है अनुच्छेद 226। प्रतिषेध के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी रिट जिसके तहत उनके कार्य क्षेत्र के बाहर के कार्यों को करने से रोका जा सकता है। अब एक चीज देखिए, इन्होंने केवल एक अंतर बताया है, फिर भी इनको 5 में से 3 नंबर मिले हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी डाइवर्सिटी, इसको आंसर को थोड़ी विविधता प्रदान की है। रेट के बारे में जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो लिख दी है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है, ये चीज़ें एग्जामिनर को प्रभावित करती है। तो इस तरह से विविधता युक्त आंसर बनाया अगर जाता है हमारे द्वारा, तो हमको अच्छे नंबर मिलते हैं। परमादेश के बारे में लिखा है इन्होंने कि न्यायालय द्वारा जारी रिट जिसके तहत कर्तव्य पालना को सुनिश्चित करने का आदेश होता है, यह न्यायिक एवं सिविल दोनों मामलों में जारी की जा सकती है। 5 में से 3 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन की नव शास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं की विवेचन कीजिए। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था। इन्होंने देखिए पॉइंट वाइज इसे समझाने की कोशिश की है। मनुष्य को आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक मानव मानना, संगठन में पद सोपान की कठोरता तथा नियमों के पालन की अनिवार्यता के स्थान पर लचीलापन, तथ्यों तथा विवेकशीलता पर बल, अभिप्रेरणा की वायु विचारधारा पर बल दिया गया। अब इन्हें 5 में से 2.5 नंबर इस तरह से हमें अगर लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं यकीनन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और कई लोग इसको ठीक से अटेंड नहीं कर पाए। लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन नंबर अच्छे नहीं मिले थे। अब इस बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ें इसमें ऐड की। देखिए, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संसद एवं उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। इन्होंने क्या लिखा है, भारतीय संसद तथा उच्चतम न्यायालय के मध्य संघर्ष, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। प्रमुखवाद, शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1956, गोलकनाथ 1961, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्स 1980, वामन राव 1981, कोहिलोवाद 2007, 24, 25, 42वां संशोधन उपयुक्त वादों का परिणाम, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। तो जो भी चीज़ इन्हें याद आ रही थी वादों से संबंधित वो सारी इन्होंने ऐड कर दी है। फिर उन्होंने लिखा है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। दूसरा पॉइंट था जिसमें बेरुबाड़ीवाद 1961, LIC वाद, मदन गोपाल वाद तथा केशवानंद वाद के बाद मूल ढांचे का भाग माना। इसका अगला हिस्सा देखिए आप कि न्यायाधीशों की नियुक्तिवाद। प्रथम न्यायाधीश मामला 1982, परामर्श सहमति जरूरी नहीं। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, 1+2 का कॉलेजियम। तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, 1+4 का कॉलेजियम की परामर्श राष्ट्रपति मानेगा। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2017, NJAC एक्ट निरस्त।
इसके अलावा न्यायालय की जनहित याचिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने भी संसद तथा न्यायालय के मध्य विवाद पैदा किए हैं। आवश्यकता यह है कि अनुच्छेद 50 के तहत शक्ति पृथक्करण लागू हो। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है और इस आंसर को जैसे हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो समझ रहा है कि इस बंदे को नॉलेज है इस बारे में, न्यायपालिका और संसद के मध्य संघर्ष के बारे में इस अभ्यर्थी को बहुत अच्छे से पता है और इसने बहुत सारे फैक्ट्स इसमें यूज़ किया। आरपीसी फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो अब 10 में से 6.5 नंबर इनको मिले हैं। बहुत अच्छी मार्किंग थी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है, मार्किंग पैटर्न क्या रहता है, इस संबंध में मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि रणथंबोर के दुर्ग के सैन्य महत्व को समझाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस बंदे ने क्या क्या लिखा है इसमें देखिए। इनको 5 में से 4 नंबर मिले हैं, तो देखते हैं क्या कंटेंट इन्होंने यूज किया है। तो इन्होंने लिखा है कि अरावली पर्वतमाला में स्थित रणथंबोर दुर्ग वनों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। यह दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित होने के कारण सैन्य महत्व रखता है। बिल्कुल सही बात। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में हमीर पर आक्रमण, शरणागत वात्सल्यता, अबुल फजल आइने अकबरी, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह गिरी दुर्ग है जिसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश पोल, हाथी पोल, अभेद्य दरवाजे हैं। मतलब पहले काम की चीज़ लिख दी, फिर इनको रणथंबोर दुर्ग के बारे में जो कुछ भी याद था वो इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये भी एक सशक्त लेखन शैली की विशेषता है। इसलिए इस तरह से एक आंसर को फ्रेम कीजिए, बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। 5 में से 4 नंबर बहुत अच्छे नंबर। और इसमें जो आपका सुलेखन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए इनकी राइटिंग ऐसी इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी इनको बहुत अच्छे नंबर मिले। 5 में से 4 नंबर मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि 1857 की क्रांति, उसकी प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसमें। 1857 की क्रांति अवध के सैनिकों, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल किसानों दस्तकारों द्वारा लड़ा गया। मुख्यतः उत्तरी भारत में लड़ा गया। राजस्थान में एरिनपुरा, कोटा, नीमच में विद्रोह हुआ। ये धार्मिक असंतोष, डलहौजी की गोद निषेध नीति, कंपनी द्वारा आर्थिक शोषण, भेदभाव के परिणाम स्वरूप हुआ। अब इसमें कई प्रकृति के बारे में इतना उल्लेख नहीं है, लेकिन नीचे इन्होंने लिखा है कि डिजराइल के अनुसार राष्ट्रीय विद्रोह, आरसी मजूमदार के अनुसार सैनिक विद्रोह, सावरकर के अनुसार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब आप खुद देखिए किस तरह से आंसर को लिखा गया और इनको 5 में से 4 नंबर मिले हैं। 5 में से 4 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, वो भी हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कई एकात्मक विशेषताओं सहित संघात्मक राज्य है, टिप्पणी करें। इसमें मतलब संघात्मक विशेषताएं और एकात्मक विशेषताएं दोनों बतानी थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अनुच्छेद 1, जिसमें एकात्मक लक्षण जैसे एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, 99 विषय, एक संविधान, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुपातिक, राज्यों का वित्तीय दृष्टि से कमजोर, ये एकात्मक लक्षण बता दिए इन्होंने। फिर उन्होंने संघात्मक लक्षण बताए। दोहरी सरकार, केंद्र राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, राज्यसभा की उपस्थिति, वित्त आयोग 280 का प्रावधान। वस्तुतः भारत सहयोगी संघवाद, ये किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। तो कोष्टक में इन्होंने ऑस्टिन का नाम भी लिख दिया। भारत सहयोगी संघवाद ऑस्टिन अधिक है, जिसका झुकाव केंद्र की ओर है, और ये लिखा था आइवर जेनिंग्स ने। क्लियर? अब इन्हें देखिए 5 में से 3 नंबर दिए गए हैं। बहुत अच्छे नंबर होते हैं। 5 में से 3 बहुत शानदार नंबर होते हैं। किसी को लग रहा है कि ये 5 में से 5 नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 5 में से 3, 2.5-3 नंबर आ रहे हैं। बहुत अच्छे नंबर होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, टिप्पणी
कीजिए। तो मतलब वर्साई की संधि की महत्ता बतानी है या वर्साई की संधि के बारे में बताना है जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ विजेता राष्ट्र फ्रांस इंग्लैंड ने अपमानजनक संधि की परिणाम स्वरूप जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। राइन नदी क्षेत्र का सैन्यीकरण, जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न, स्पेन के गृह युद्ध में हिटलर का मनोबल बढ़ा। हिटलर व मुसोलिनी फांसीवाद की बढ़ती महत्वाकांक्षा व बदले की भावना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। जर्मनी ने पॉलिस गलियारे की मांग के आधार पर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब इन्हें 5 में से 4 नंबर मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर, और इन्होंने बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत सारे फैक्ट्स में यूज किए, मतलब आरपीएससी को फैक्ट्स पसंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बांगर व खादर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो इस बंदे ने क्या लिखा है, बांगर वह क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलौढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है जो फसलीय दृष्टि से उपजाऊ है। गंगा यमुना का क्षेत्र वहीं ये मतलब उदाहरण दिया इन्होंने गंगा यमुना का क्षेत्र। वहीं खादर वह क्षेत्र है जहां बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। यह नदी के निचले क्षेत्र में, ये नदी द्रोणी के निचले क्षेत्र में होता है जहां फसलें बाढ़ द्वारा प्रभावित होती है। अब इन्हें 5 में से 2.5 नंबर मिले हैं। देखो इसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जब डिफरेंस पूछा जा रहा है, जब अंतर पूछा जाता है, तो आप इस साइड बांगर और इस साइड खादर लिखे और फिर अंतर बताइए। जितने आप अंतर बताएंगे उतने नंबर आपको मिल सकते हैं। यहाँ नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। ये अगर इस तरह से लिखते तो शायद इनके नंबर और भी बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन था, विटामिन ए के स्रोत क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस बंदे ने क्या लिखा है, पहले बताए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, फिर विटामिन ए के स्रोत बताए। तो उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, पालक, सेब, फल आदि और दूध। फिर रोग बताए, रतौंधी, रात को दिखाई नहीं देता, ज़ेरोफ्थेल्मिया, आंख में सूखापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। अब इन्हें 5 में से 4 नंबर दिए गए, बहुत अच्छे नंबर होते हैं 5 में से 4। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था परफ्लोरोकार्बन पीएफसी के गुणों तथा उपयोग के बारे में लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि परफ्लोरोकार्बन कम गलनांक, कम क्वथनांक, वाष्पशील गैस, ओजोन को क्षति पहुंचती है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ये फैक्ट शायद गलत है, इसलिए इन्होंने यहाँ क्रॉस भी किया है। फिर यूजेस लिखे हैं, देखिए, पेंट करने में, एरोसोल्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, शीतलक के रूप में, COP21 व अन्य पर्यावरणीय सम्मेलन में नियंत्रित करने के प्रयास। अब इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले हैं इसमें। अगला देखते हैं, उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ व उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये मैंने आंसर लिखा था, मुझे उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम याद नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ इस ढंग से लिखा कि मुझे 5 में से 2 नंबर तो मिले हैं। देखिए, संस्था में कार्यरत कार्मिकों के निश्चित उत्तरदायित्व स्थापित कर कार्य करवाना ही उत्तरदायित्व लेखांकन है। इससे दिए हुए कार्य को निष्पादित गतिविधियों से उत्पन्न परिणामों से तुलना की जाती है। और उत्तरदायित्व केंद्र, सीमित केंद्र और व्यापक केंद्र ये गलत है। फिर भी मुझे 5 में से 2 नंबर मिले। शायद ये जो चीज़ समझाई है ये इनको ठीक लगी होगी, तो 5 में से 2 नंबर मिले हैं। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।